सल्तनत अयूबी में दमियात की फतह की खुशियां मनाई जा रही थीं। बाजार सजे थे और मसाजिद से शुक्राने की सदाएं बुलंद हो रही थीं। बज़ाहिर यूं लगता था जैसे मुसलमानों के सरों से सलीबी खतरा हमेशा के लिए टल गया हो, लेकिन तारीख का पहिया कभी रुकता नहीं और सुकून हमेशा किसी बड़े तूफान का पेशखेमा होता है। उफ़ुक़ पर एक नया बादल मुंडलाने लगा था। यूरोप का सबसे ताकतवर हुक्मरान होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक दोयम अपनी विशाल फौज के साथ मशरिक़ वुस्ता के साहिलों की तरफ बढ़ रहा था। ये दुश्मन पिछले तमाम सलीबी बादशाहों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसे तलवार चलाने से ज़्यादा दिमाग लड़ाने का शौक था। फ्रेडरिक अरबी ज़बान रवानी से बोलता था, इस्लामी फ़लसफ़े का मुताला करता था और उसके दरबार में ईसाई पादरियों के साथ साथ मुसलमान साइंसदान और मुफक्किर भी बैठे होते थे। इसे यूरोप में अजीबो गरीब शहंशाह कहा जाता था। अल कामिल को जब फ्रेडरिक की आमद की खबर मिली तो उसने दरबार बुलाया। सरदारों ने कहा, सुल्तान, दमियात की तरह हम इसे भी समंदर में गर्क कर देंगे। लेकिन अल कामिल की पेशानी पर फिक्र की लकीरें थीं। उसने संजीदगी से जवाब दिया, तुम नहीं जानते हम किसका सामना करने वाले हैं। फ्रेडरिक वो शिकारी है जो जाल फेंकने से पहले परिंदे की नफ्सियात पढ़ता है। वो हम पर तलवार से नहीं, सियासत और अक्ल से हमला करेगा। और अल कामिल का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। फ्रेडरिक ने फ़लस्तीन के साहिल पर उतरते ही जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने अल कामिल को अरबी ज़बान में एक इंतहाई शाइस्ता ख़त लिखा। इस ख़त में जंग की धमकी नहीं थी, बल्कि रियाजी और फलकियात के कुछ पेचीदा सवालात थे जो उसने अल कामिल के दरबार के उलमा के लिए भेजे थे। फ्रेडरिक दिखाना चाहता था कि वो जाहिल नहीं है, बल्कि मुसलमानों के इल्म और हिकमत का मुकाबला कर सकता है। अल कामिल हैरान रह गया। एक तरफ ये सफारती और नफ्सियाती जंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ अल कामिल पर एक ऐसी मुसीबत टूटी जिसने उसकी कमर तोड़ कर रख दी। दमिश्क का हाकिम कोई और नहीं, अल कामिल का अपना सगा भाई अल मुअज़्ज़म ईसा था। इक़्तिदार की हवस में भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। अल मुअज़्ज़म ने अल कामिल के खिलाफ बगावत कर दी और ख्वारिज़मियों की खूनख्वार फौज को मिस्र पर हमले के लिए बुला लिया। अल कामिल अब एक दोराहे पर खड़ा था। अगर वो फ्रेडरिक से लड़ने जाता है तो उसका अपना भाई मिस्र पर कब्जा कर लेगा, और अगर वो भाई से लड़ता है तो फ्रेडरिक बैतुल मुक़द्दस छीन लेगा। वो एक ऐसी शतरंज का महरा बन चुका था जहां हर चाल पर मौत थी। काहिरा के महलात में रात की तारीकी छाई हुई थी। अल कामिल अकेला राहदारियों में टहल रहा था। उसके जहन में अपने वालिद अल आदिल की यादें गूंज रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और नम आंखों से कहा, या अल्लाह, अपनों की गद्दारी गैरों की तलवार से ज़्यादा काटती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल। इसी दौरान फ्रेडरिक का एक और पैगाम आया, मैं जंग नहीं चाहता, मैं यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस में अमन से इबादत करना चाहता हूँ। आइए मिल बैठकर बात करते हैं, शायद हम खून बहाए बगैर कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन काहिरा की गलियों में और उलमा के हलकों में अफवाहें फैलने लगी थीं। लोगों में बेचैनी थी कि क्या सुल्तान अल कामिल सलीबियों से डर गया है, क्या वो बैतुल मुक़द्दस का सौदा करने वाला है। अब अल कामिल के लिए ये सिर्फ सियासत नहीं, अपनी इज्जत, गैरत और ईमान बचाने का मसला था। उसने अपने खेमे उखाड़ने का हुक्म दिया। वो फ्रेडरिक से मिलने जा रहा था, लेकिन एक हाथ में सुलह का हाथ और दूसरे हाथ में तलवार लेकर। तारीख के दो सबसे बड़े और चालाक दिमाग आमने सामने आने वाले थे। क्या अल कामिल अपने भाई की गद्दारी और फ्रेडरिक की साजिश के दरमियान सल्तनत को बचा पाएगा? क्या बैतुल मुक़द्दस की तकदीर का फैसला मैदान जंग के बजाय शतरंज के बसात पर होगा? आगे क्या हुआ, जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए।